हमारे इस चैनल में आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने जिस पाठ का अध्ययन किया है उससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलिए इन बिंदुओं का अध्ययन करते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहला बिंदु देखते हैं, वस्तु द्वारा प्रकाश को अपने में समाहित कर लेने पर वह कैसे दिखाई देती है। तो वह कैसे दिखाई देगी? काली। आगे देखते हैं, ओस्टवाल्ड आदर्श वृत्तों में कितने रंगते हैं? तो 24 रंगते हैं। क्वेश्चन आ सकता है। ओस्टवाल्ड ने कितने रंगों का रंग चक्र प्रस्तुत किया है? तो 8 रंगों का रंग चक्र प्रस्तुत किया, जिसमें 4 प्रधान और 4 रंगत चक्र हैं। आगे देखते हैं, किस रंग को मिलाने से तान का मान बढ़ता है? तो सफ़ेद रंग को मिलाने से तान का मान बढ़ जाता है। किस रंग को मिलाने से तान का मान घटता है? तो काले रंग को मिलाने से तान का मान घटता है। आगे देखते हैं, किस रंग में सबसे ज़्यादा प्रकाश होता है? तो निश्चित ही पीले रंग में सबसे ज़्यादा प्रकाश की मात्रा पाई जाती है। आगे देखते हैं, कौन सा रंग प्रेम प्रकट करता है? तो लाल रंग जो है वो प्रेम प्रकट करता है। तेज कौन सा रंग प्रकट करता है? तो पीला रंग तेज प्रकट करता है। और यहाँ पर पूछा गया है कि बताया गया है कि कौन सा रंग शीतलता प्रकट करता है? तो नीला रंग जो है शीतलता प्रकट करता है। कौन सा रंग समृद्ध प्रकट करता है? तो हरा रंग। कौन सा रंग ज्ञान को प्रकट करता है? तो नारंगी रंग। काला रंग सफ़ेद रंग क्या प्रकट करता है? शांति प्रकट करता है। और काला रंग क्या प्रकट करता है? शोक, अज्ञानता, बुराई और विरोध। काला व सफ़ेद रंग को क्या कहते हैं? तटस्थ रंग कहा जाता है। रंगत के हल्के और गहरेपन को क्या कहते हैं? तान कहा जाता है। तान कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, छाया, मध्यम और प्रकाश। धरातल का गुण क्या प्रकट करता है? तो धरातल का गुण पोत प्रकट करता है। चित्र में बुनावट दर्शाता है तो पोत। धरातल की बुनावट, अनुभूत या वयन क्या है? तो धरातल की बुनावट, अनुभूत या वयन जो है वो पोत कहलाती है। प्रकृति निर्मित वस्तुओं का धरातलीय गुण क्या कहलाता है? तो प्राप्त पोत कहलाता है। धरातल की बुनावट को छूने पर जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? स्पर्श ज्ञान कहते हैं। पोत कितने प्रकार के होते हैं? तो पोत 3 प्रकार के होते हैं, प्राप्त, कल्पित और सृजित। आगे देखते हैं, चित्र में दूरी प्रदर्शित क्या करता है? तो चित्र में जो दूरी प्रदर्शित करता है उसे अंतराल कहते हैं। द्विआयामी चित्रभूमि को कलाकार का कार्य क्षेत्र है, वो क्या कहलाता है? अंतराल कहलाता है। वह क्षेत्र जहाँ पर चित्रकार ने कार्य आरंभ नहीं किया है क्या कहलाएगा? अक्षत अंतराल कहलाएगा। भूमि को ग्रंथों में किस प्रकार या किस नाम से जाना जाता है? तो भूमि बंधन, स्थान और स्थान निरूपण के नाम से जाना जाता है। किस ग्रंथ में अंतराल को भूमि बंधन के नाम से जाना जाता है? तो अंतराल को भूमि बंधन के नाम से जाना जाता है सम्रांगण सूत्राधार में। किस ग्रंथ में अंतराल को स्थान के नाम से जाना जाता है? तो अंतराल को स्थान का नाम दिया गया है विष्णु धर्मोत्तर पुराण में। आगे देखते हैं, किस ग्रंथ में अंतराल को स्थान निरूपण के नाम से जाना जाता है? तो अभिलाषार्थ चित्रामणि में। अंतराल में रेखा कितने स्थितियां संभव हैं? तो अंतराल में रेखा की कितनी स्थितियां संभव है? तो 3। कौन कौन से? ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज और कर्णवत रेखाएं। आगे देखते हैं, सक्रिय तथा सहायक अंतराल क्या है? तो प्रमुख रूपों से युक्त अंतराल सक्रिय तथा शेष अंतराल सहायक अंतराल होता है। धरातल तथा अंतराल में क्या अंतर होता है? तो कोई भी स्थान चित्र का धरातल हो सकता है, लेकिन अंतराल केवल कलाकार का कार्य क्षेत्र ही कहलाएगा। आगे देखते हैं, स्वर्णिम विभाजन पद्धति का सिद्धांत किसने विकसित किया? तो प्राचीन ग्रीक वासियों ने स्वर्णिम विभाजन पद्धति सिद्धांत को विकसित किया है। सफ़ेद के मिश्रण से तैयार रंगत को क्या कहते हैं? तो सफ़ेद से मिश्रण से तैयार रंगत को टिंट कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्र रेखांकन पद्धति किस महान कलाकार की शैली का प्रतिनिधित्व करती है? कंडिस्की की। आगे देखते हैं, चित्र संयोजन सिद्धांत। तो चित्र संयोजन सिद्धांत से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। मध्यकालीन यूरोपीय कलाकारों ने किस
विभक्ति का प्रयोग अपने चित्रों में अधिक किया है? तो सम विभक्ति का। आगे देखते हैं, मध्यकालीन यूरोपीय कला में अंतराल का संयोजन किस सिद्धांत के आधार पर किया गया है? तो दृष्टिगत क्षय वृद्धि के आधार पर किया गया है। कलागत तत्वों की व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो कलागत तत्वों की व्यवस्था को संतुलन कहा जाता है। दो विरोधी तत्वों के बीच समान स्थिति उत्पन्न करना क्या कहलाता है? संतुलन कहलाता है। आगे देखते हैं, किसी एक आकृति को अन्य आकृतियों की तुलना में प्रमुखता देना क्या कहलाता है? प्रभाविकता कहलाता है। आगे देखते हैं, चित्र में किसी एक आकृति या वस्तु को महत्व देने के लिए चित्र संयोजन के किस नियम का पालन किया जाता है? तो प्रभाविकता के नियम का पालन किया जाता है। प्रभाविकता के सिद्धांत का सबसे अच्छा उदाहरण किन चित्रों में दिखाई देता है? तो अजंता के चित्रों में दिखाई देता है। आगे देखते हैं, सामंजस्यपूर्ण अवयव की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को क्या कहते हैं? तो लय कहते हैं। परिप्रेक्ष्य शब्द किस मूल का है? तो लैटिन मूल का है। परिप्रेक्ष्य शब्द जो है वो लैटिन मूल का है। परिप्रेक्ष्य का क्या अर्थ होता है? तो परिप्रेक्ष्य के माध्यम से द्विआयामी धरातल पर वस्तुओं का त्रिआयामी प्रभाव दर्शाया जाता है। परिप्रेक्ष्य के कितने भेद होते हैं? तो दो भेद होते हैं, रेखीय और वातावरणीय। इंपॉर्टेंट है ये। रेखीय परिप्रेक्ष्य के कितने अंग होते हैं? तो 6 अंग होते हैं। क्या क्या? चित्रतल, स्थिर बिंदु, दृष्टि बिंदु, दृष्टपथ, क्षितिज रेखा तथा अदृश्य बिंदु। जिस स्थान पर खड़े होकर कलाकार किसी दृश्य को देखता है उसे क्या कहते हैं? उसे स्थिर बिंदु कहा जाता है। स्थिर बिंदु को दृष्टि बिंदु से मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? दृष्टपथ कहते हैं। स्थिर बिंदु के ठीक सामने जिस पड़ी रेखा की कल्पना की जाती है उसे क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा कहते हैं। क्षैतिज रेखा के वह बिंदु जहां आकृतियों के दोनों अथवा तीनों ओर की सीमा रेखा आकर मिलती है उसे क्या कहते हैं? अदृश्य बिंदु कहते हैं। घनाकृतियां किसे कहते हैं? तो घनाकृतियां वह आकृतियां होती हैं जो वर्ग तथा आघातों के त्रिआयामी रूपों से बनती हैं। घनाकृतियों के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो भवन आता है, पुस्तक आता है, ईंट आता है, संदूक आता है, साबुन का डिब्बा, ये सब घनाकृतियां हैं। किसी निश्चित कोण से वस्तु को देखने पर उसमें जो लघुता आती है उसे क्या कहते हैं? स्थितिजन्य लघुता। दर्शकों को घन में कितने तल दिखाई देते हैं? तो 3 तल दिखाई देते हैं, इसलिए इसको त्रिआयामी भी कहा जाता है। चलिए अब देखते हैं मध्यम एवं प्रविधियां से संबंधित कुछ बिंदु। जल रंग चित्रण का आरंभ कहाँ पर हुआ? तो 28वीं शताब्दी में इंग्लैंड में आरंभ हुआ जल रंग चित्रण। जल रंग चित्रण के पितामह कौन माने जाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है, पाल्स एंड वाइट। चित्रकला में किन किन माध्यमों का प्रयोग होता है? जल और तैल रंग का प्रयोग किया जाता है। जल रंग किस किस रूप में मिलते हैं? तो ट्यूब, टिकिया तथा शीशे में मिलते हैं जल रंग के लिए किस प्रकार का धरातल उपयुक्त होता है? तो खुरदुरा धरातल जो होता है अत्यधिक उपयुक्त माना जाता है। जल रंग के लिए कैसा कागज प्रयुक्त होता है? तो मोटा कागज प्रयुक्त होता है। जल रंग चित्रण के लिए सबसे उपयुक्त तूलिका कौन सी है? सेमल की तूलिका होती है। जल रंग चित्रण के लिए कौन से धरातल प्रयोग में लाए जाते हैं? तो कैंट, फैब्रियानो, सैंडर्स, कार्ट्रिज और व्हाइट्समैन। व्हाइट्समैन कागज कहाँ का उत्पादन है? इंग्लैंड की जे व्हाइट्समैन कंपनी का। तो यहाँ पे आज आपके प्रश्न समाप्त होते हैं। कल कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।